Welcome back to Shortcut, guys. We are continuing our chapter Economic Problems and Challenges, Poverty and Unemployment. So, in my earlier two videos, we have studied about the poverty. Now we are starting the new topic, that is unemployment. Now, among current problems of India, problem of unemployment is crucial. Poverty originates due to unemployment. This is a long-term problem and it has got deep-rooted in economy. Maximum countries of the world are facing problem of unemployment. अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये कैसी समस्या है जो कि पोवर्टी को ओरिजिनेट करती है, यानी पोवर्टी को जन्म देती है। अगर लोगों के पास काम नहीं होगा तो लोग गरीबी से ऊपर नहीं आ पाएंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? अब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मेरे पास काम नहीं है तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो सरकार ने, जो हमारी WHO वगैरह है, यूनाइटेड नेशंस वगैरह, इन्होंने किस प्रकार से इसको बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड हम किसको कहेंगे। अब इसके लिए इन्होंने डेफिनेशन दी है, एक एडल्ट जिसकी उम्र 15 से लेकर 60 साल के बीच में है और जो काम करना चाहता है मार्केट रेट के वेजेस के ऊपर, यानी कि जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके ऊपर वो काम करना चाहता है, उसके पास एनर्जी है, क्वालिफिकेशन भी है काम करने की, और जो काम ढूंढ रहा है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, यानी कि सब कंडीशंस जो हैं उसके अगेंस्ट है। जैसे कि उसके पास काम नहीं है, क्वालिफिकेशन है, एनर्जी है काम करने की, वो नॉर्मल रेट पे काम करना चाहता है लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। इस कंडीशन को हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट और उस व्यक्ति को कहेंगे अनएम्प्लॉयड। अब अनएम्प्लॉयड जो है वो एक अलग तरीके से हुआ, लेकिन अब दूसरी तरफ हम दूसरा इसका निकालते हैं पहलू, वो ये कि एक व्यक्ति जो कि मार्केट रेट से ज़्यादा पैसा मांग रहा है इसलिए उसके पास काम नहीं है, जिसकी उम्र 15 और 60 के बीच में नहीं है, यानी छोटा है तो उसको काम पे कोई रखेगा नहीं, ज़्यादा बुजुर्ग है तो भी काम पे नहीं रखेगा, या फिर जो हैंडीकैप है, जो काम नहीं कर पा रहा है, वीक है, बीमार है, ओल्ड है, लेज़ी है, तो इन लोगों को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग काम नहीं कर। अब जैसे कि मैं अपनी बात करूँ या आप अपनी बात करिए, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एज अ टीचर मुझे पर मंथ 1 लाख रुपीज़ चाहिए इन माई स्कूल जॉब, तो अब मार्केट रेट जो चल रहा है, जो गवर्नमेंट जॉब या जो भी जॉब्स पे जो नॉर्मल रेट चल रहा है वो 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 है, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता है। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में डिमांड करूंगा कि मुझे तो भाई 1 लाख रुपया चाहिए, फिर ही मैं नौकरी करूंगा, और मुझे वो 1 लाख रुपया कोई देगा नहीं, क्योंकि जब सस्ते में शिक्षक मिल रहे हैं तो कोई 1 लाख रुपया क्यों खर्च करेगा मेरे ऊपर। तो ऐसे में अब मैं बोलूँ सरकार से कि मैं तो बेरोजगार हूँ, तो ये बात गलत है। तो आई एम नॉट अनएम्प्लॉयड, मैं तो जानबूझ के काम नहीं करना चाह रहा। अब आप जानते हैं बहुत सारे मजदूर हैं, हम बोलते हैं काम नहीं है लोगों के पास, लेकिन अगर वो ज़्यादा दाम मांगेंगे काम का, अब जैसे आपने एक मज़दूर को लेने गए, या जहाँ पर मज़दूर से आपने पूछा भी आपको काम करने के लिए मेरे साथ चलना है, वो बोलेगा भाई मैं तो एक दिन का 1000 रुपया लूँगा, और आप बोलोगे भाई 500 रुपये में तो मार्केट में मिल रहा है मज़दूर, तो वो आदमी को आप काम पे नहीं लेके जाओगे। तो वो अपने आप को ये नहीं कह सकता है कि मैं बेरोज़गार हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा रेट मांग रहा है काम का, तो ही इज़ नॉट अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला बताया गया यहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब भारत के अंदर कृषि प्रधान देश होने के कारण इरिगेशन फैसिलिटीज़ भारत में वैसे तो कम है, रेनफॉल की इरेगुलरिटी है, होती है नहीं होती है कुछ पता नहीं है, फिर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है फार्मर्स के पास, तो ज़्यादातर जो हमारे फार्मर्स हैं वो 3 से 5 महीने भारत के अंदर अनएम्प्लॉयड रहते हैं, यानी कि खेती पूरी हो गई तो उसके बाद अल्टरनेट कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, बस वो बिजाई करके वेट करते रहते हैं कि कब फसल बड़ी हो, और कभी कभी बारिश रेगुलर नहीं होती है, कभी कभी इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर ना होने की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो 3 से 5 महीने तक वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है? जब पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जाता है तो लेबर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं कुछ समय के लिए। कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए। इसको कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे? अब आपने पुरानी मशीनें जो कि मजदूरों को, लेबर्स को चलानी आती थी, अब उन मशीनों को आपने नई मशीनों से रिप्लेस कर दिया। अब जो नई मशीनें आई हैं वो चलानी किसी को नहीं आती हैं, अब उसको सीखने के कुछ समय लगेगा, और जब तक वो मशीनें चलाने वाले लोग नहीं आएंगे, सीख के नहीं आएंगे, तब तक उन लोगों को काम नहीं मिलेगा, तब तक वो बेरोज़गार रहेंगे। इस तरह की बेरोज़गारी को कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब भारतीय इकोनॉमी जो है बहुत ही बैकवर्ड है, यानी कि पीछे हैं हम लोग, ऑर्थोडॉक्स यानी कि पुरानी सोच वाली है। सोशल बैकवर्डनेस, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम्स,
इलिटरेसी एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हमारे ऑर्थोडॉक्स नेचर के कारण, हमारी ऑर्थोडॉक्सी के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे कि उसमें हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें काम अच्छा नहीं मिलेगा, हमारे रीति रिवाज, भाई हम ऊंची कास्ट के हैं तो हम छोटा काम नहीं कर सकते हैं, हमारे रीति रिवाज है, तो ये भी जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, हमारी पुरानी सोच विचार कि भाई ये तो भाई ऊंची दात वाला है, ये कोई छोटा काम नहीं करेगा, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें एम्प्लॉयमेंट से दूर रखती हैं। तो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे है हमारा टॉपिक जो वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कभी कभी क्या होता है कि जितने वर्कर्स आपको चाहिए काम के लिए, उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है वो काम के लिए आ जाते हैं। यानी कि नौकरी की तलाश में, जैसे कि अब इस सरकारी नौकरी के लिए 1000 सीट्स बाकी हैं रेलवे में या किसी भी अन्य फील्ड में, अब वहाँ पर 100 लोगों की या 1000 लोगों की भर्ती होनी है, लेकिन वहाँ लाखों की संख्या में लोग खड़े हैं। तो आप उन 1000 लाखों को तो सबको नहीं ले सकते, आपको 1000 कैंडिडेट चाहिए तो आप 1000 ही लोगे, तो बाकी लोग जो है वो बेरोजगार रह जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ लोगों को अगर नौकरी से निकाल भी दें तब भी हमारी प्रोडक्शन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो एक्स्ट्रा लेबरर्स जो हैं, इनको हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयड, और इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आगे है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। जब कभी इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर किसी व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी, ड्यू टू चेंजेस ऑफ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कुछ बदलाव आए हैं, जिस बदलाव के कारण लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, इस बेरोजगारी को कहा जाता है इंडस्ट्रियल बेरोजगारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। फिर होता है हमारा अगला टॉपिक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एक आदमी जिसने कम से कम सेकेंडरी डिग्री ली है, सेकेंडरी एजुकेशन ली हुई है, या फिर एक डिग्री होल्डर है और फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, इसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। Our next topic is proportion of unemployment in India। भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोपोर्शन क्या है, यानी कि भारत देश के अंदर कितने लोग अनएम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या है वो देखते हैं। अब इसमें बात की जाए तो स्टेट वाइज काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है, क्योंकि इन डिफरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज in registering the details of people interested in getting job, it is difficult to take out exact or approximate figure. Still, on the basis of figures of Labour and Employment Ministry of India and National Sample Survey, we get an idea about comprehensiveness of unemployment. अब एक्चुअली में भारत के अंदर जगह जगह पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खोली गई हैं, जिनका नाम आप समझ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि जहां पर आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, अपनी डिग्री बता सकते हैं और अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं कि आप कौन सी नौकरी करना चाहते हैं। तो जैसे ही सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी ऐसी निकलती है तो तुरंत आपको आपके जो रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर मैसेज आएगा या फिर आपके घर में एक लेटर भी आएगा। तो इस तरीके से आप नौकरी पा सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंतर्गत अगर अनुमान लगाया जाए तो मतलब बहुत मुश्किल है अनुमान लगाना कि भारत के अंदर बेरोजगार लोग कितने हैं, लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और एनएसएस के द्वारा कुछ आइडिया लगा के हम लोग आइडिया लगा सकते हैं भी कितने लोग भारत में अनएम्प्लॉयड हैं। अब 2011 में जो सेंसस हुआ था, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, यानी कि लोगों की जब गिनती की गई थी कितनी जनसंख्या भारत में, उस समय पता लगा कि 116 मिलियन पीपल वर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 116 मिलियन लोग जो हैं वो रोजगार की तलाश में हैं। 32 मिलियन पीपल वर अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, यानी कि 32 मिलियन लोग ऐसे थे जो कि अनएजुकेटेड हैं और उनके पास काम नहीं है, और 84 मिलियन पीपल ऐसे थे वर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कि वो पढ़े लिखे थे लेकिन उनके पास काम नहीं था। तो अप्रॉक्सीमेटली 4.70 करोड़ पीपल ऑफ 15 to 24 एज ग्रुप वर अनएम्प्लॉयड। अप्रॉक्सीमेट आइडिया लिया गया है कि 4.70 करोड़ लोग जो हैं वो 15 से 24 साल की उम्र के वो अनएम्प्लॉयड हैं। According to the survey of Labour Bureau 2013-14, rate of unemployment in India was observed to be 5.4%। अब 2013-14 में जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखा गया है वो 5.4% था। गुजरात में 1000 लोगों में के पीछे अगर बात की जाए तो 5.4% जो था ये, यानी कि 1000 लोगों में 5.4% था, और गुजरात में 1000 पीपल 12% दैट इज 1.2 वर अनएम्प्लॉयड। 1000 में से सिर्फ
1.2 लोग ही थे जो अनएम्प्लॉयड थे, यानी कि 1000 में से 12 लोग ही अनएम्प्लॉयड थे। इन 2009-10 per 1000 people 34 persons were unemployed in urban areas in India, while in rural areas 16 people were unemployed, यानी कि गांव में बेरोजगारी ज़्यादा है हम कह सकते हैं। रेशियो ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वॉज मोर इन अर्बन एरिया। अब गांव में अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की संख्या ज़्यादा थी, यानी पढ़े लिखे लोग और उनको काम नहीं, गाँव में ऑब्वियसली काम कम रहता है, आप जानते हैं। रेट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वॉज मोर इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया के अंदर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या ज़्यादा थी। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन वुमेन वॉज 7.7 इन 2013। अब भारत की बात करें तो सिक्किम, केरला, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गुजरात जो है वहाँ पर काफ़ी कम है। कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन गुजरात इज़ गुड एंड नोटवर्दी। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन 15% हाईली एजुकेटेड पीपल वर यूथ। 15% जो लोग थे वो यंगस्टर्स थे, और 66% यूथ ऑफ द वर्ल्ड हु आर यूथ ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज लिव इन इंडिया, यानी कि लगभग 66% यंगस्टर्स दुनिया के जो कि 35 साल की उम्र के थे वो भारत में ही रहते हैं। इफ़ इंडिया वॉन्ट्स टू बिकम सुपर पावर ऑन द बेसिस ऑफ यूथ, इट विल हैव टू चेंज अनप्लेजेंट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर भारत दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है तो सबसे पहले हमें इस फिगर्स को चेंज करना होगा। मेन रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आर, अब रीजंस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए? पहला, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से बढ़ रही है। दैन थियोरेटिकल नॉलेज ओनली, लोगों को थियोरेटिकल नॉलेज है लेकिन स्कूलों के अंदर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता है। अगला, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे कि हमने देखा कि थियोरी पढ़ा दी जाती है लेकिन प्रैक्टिकल जो नॉलेज होना चाहिए वो नहीं होता है। आपको साइंस लैब के अंदर आपने भी ये चीज़ फेस की होगी, साइंस के अंदर वो जो बहुत सारे हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपको बोर्ड पे करवा दिए जाएंगे सिंपली, लेकिन उसको लेबोरेटरी के अंदर जाके वो सारे केमिकल्स की मदद से आपको नहीं करवाए जाते, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज और स्किल तो दिया ही नहीं जाता है, बस हमारे यहाँ पे मार्क्स पे जोर दिया जाता है कि मार्क्स अच्छे होने चाहिए। फेलियर इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे पाते हम लोगों को। फिर इरेगुलरिटी इन रेनफॉल इन एग्रीकल्चरल एरिया, अब रेगुलरिटी है ही नहीं रेनफॉल की, कभी भी हो जाती है कभी भी नहीं होती है, एग्रीकल्चर में काफ़ी रिस्क रहता है इसके कारण। लूजिंग इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, लोगों का एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर अभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, लोग भाग रहे हैं वहाँ से क्योंकि फ़ायदा ही नहीं होता बिल्कुल भी। इम्प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है इरीगेशन की। लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है इनकम का, तो खेती पे डिपेंड है तो मतलब वहीं पे डिपेंड है। ड्यूरिंग टाइम अदर देन एग्रीकल्चरल सीजन, अब जब लोगों के पास एग्रीकल्चर का काम नहीं है, जब खेती बंद है, उस समय लोगों के पास अल्टरनेट सोर्स होना चाहिए काम का, बिजनेस का, वो नहीं है। वीक कंडीशन ऑफ कटिंग इंडस्ट्री, जो गृह उद्योग है उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल फैमिली बिजनेसेस जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं। लैक ऑफ करेज टू सेटअप न्यू बिजनेस, अब लोग इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं कि लोन लेकर या किसी भी तरीके से नया बिजनेस शुरू करें, क्योंकि उसमें काफ़ी रिस्क रहता है। फ्लोज इन नॉलेज, अब यहाँ पर नॉलेज की भी कमी है, फ्लॉज इन नॉलेज लिखा है बट इट्स रॉन्ग। लैक ऑफ नॉलेज नहीं है लोगों को ज़्यादा, स्किल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस नहीं है। इमोबिलिटी ऑफ लेबर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम नहीं करना चाहते, जो लोग जहाँ हैं वहीं पे वो भले कम काम करें लेकिन वो वहीं रहना चाहते हैं। फ्लॉलेस प्लानिंग ऑफ लेबर के लिए कोई प्लानिंग प्रॉपर नहीं की जाती है। लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफ़ी धीरे हो रही है। लेस रेट ऑफ सेविंग टेंडेंसी, लोगों के पास बचत नहीं है बिल्कुल भी। दस डिक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल क्रिएशन वॉज देयर। न्यू बिजनेस इंडस्ट्री कैन नॉट बी सेटअप ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से लोगों के पास पैसा नहीं है, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो लोग बिजनेस कैसे करेंगे, नया इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे। तो ये हमने कुछ पढ़ा कि किस प्रकार से क्या क्या कारण हैं जिस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। 5 मिनट का गैप दे रहा हूँ बेटा प्लीज़, 5 मिनट्स। हमारा अगला टॉपिक है एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा रहा है या क्या किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ आर प्लानिंग, ये हमारी प्लानिंग का सबसे कमज़ोर कड़ी है हमारी प्लानिंग की। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि गरीबी और बेरोजगारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे हेड और टेल होता है वैसे ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेन रीज़न जो पॉवर्टी का है, गरीबी का मेन कारण है अनएम्प्लॉयमेंट। आप जानते हैं कि आदमी अगर कमाएगा नहीं तो गरीबी से बाहर कैसे आएगा। दिस चैलेंजिंग प्रॉब्लम हैज़ मेनली अफेक्टेड एजुकेटेड यूथ। इसके कारण मेनली जो समस्या उत्पन्न हुई है वो यंगस्टर्स के लिए हुई है जो कि पढ़े लिखे हैं। As a result, they lost attitude of interest towards studies, negative effect on social and mental condition is seen. अब उनको जब काम नहीं मिलता है तो ऐसे यंगस्टर्स, ऐसे यूथ, उनका पढ़ाई पर से विश्वास उठ जाता है और उनका जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती है समाज के अंदर, उनकी तरफ उनका रुझान बढ़ जाता है। वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं साइकोलॉजिकली, और अगर वो लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रहें, आप जानते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद तो आदमी का मोटिव क्या है पढ़ने लिखने का, कि अच्छे से नौकरी मिल जाए, कमाई शुरू हो जाए। लेकिन जब इनको लंबे समय तक काम नहीं मिल पाता है तो ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या फिर हम कह सकते हैं इमोरल एक्टिविटीज़ के अंदर जुड़ जाते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल एक्टिविटीज़, रॉबरीज, रिकवरिंग रैंसम एट्सेट्रा। यानी कि क्राइम की तरफ झुकने लगते हैं। और इसके अलावा इंक्रीज इन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज देयर। अब भारत के अंदर सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और बढ़ती जा रही है। देख, सोशल यानी कि हमारे यहाँ पे जात पात का भेदभाव तो पहले ही है, फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि पैसा तो लोगों के पास सिमिलर है ही नहीं, बहुत पैसे वाले लोग हैं और कुछ बहुत ही गरीब हैं। क्लास डिस्क्रिमिनेशन बिगिंस, fall in living standard, when price rise joins unemployment, condition of the poor and unemployed becomes more narrowing and pathetic. अब जब बेरोजगारी के साथ साथ इसके ऊपर एक और दोहरी मार पड़ती है प्राइस राइज की, जैसे कि अब गरीबी के कारण एक तो आदमी वैसे ही बहुत ही कम पैसा कमा पाता है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, और ऐसे में जब चीज़ों का दाम बढ़ जाता है यानी कि प्राइस राइज हो जाता है तो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होने लगती है। तो इस प्रकार से जो लोग थे, जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो ड्रग्स लेने लगते हैं या फिर दूसरी एडिक्शंस में भी पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं रह पाते हैं, उनके सामने बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। प्राइस राइज हुआ, कमाई बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में वो और ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ झुकने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक समस्या है देश के लिए। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है वो देखते हैं। By aiming high goal economic development of 10% per year, which is acceptable to all, increasing capital investment and opportunities of employment, new fields should be opened for fast and balanced economic development, along with development in agricultural sector, small and household industries, cottage industry, etc. In order to increase employment, government has started giving economic help, education, open training centers through डिफरेंट स्कीम्स। अब सरकार क्या कर रही है? 10% पर ईयर के हिसाब से डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ 10% पर ईयर के हिसाब से हो, ये हमारा गोल है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए सरकार ने इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बनाई हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, कंपनीज जो हैं, वो भारत के अंदर खुलें और इससे भारतीय लोगों को काम मिले। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया गया है, छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए सरकार के द्वारा लोन्स मिल जाते हैं इजीली, और इनको लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है सरकार के द्वारा, ट्रेनिंग सेंटर्स लगाए जाते हैं, एजुकेशन दिया जाता है लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो देश के अंदर क्रिएट हो सके। गवर्नमेंट शुड ले स्ट्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ यूनिट्स यूजिंग लेबर इंटेंसिव मेथड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ग्राम उद्योग, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट स्किल। For it, encouraging policies should be implemented in the schemes. अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो जोर दे रही है, किस पे जोर दे रही है? लेबर इंटेंसिव मेथड्स पे, यानी कि ऐसे मेथड जिसमें लोग जो हैं, लेबरर जो हैं, वही अपने छोटी मोटी इंडस्ट्रीज लगाकर यानी कि खुद ही मालिक बनकर अपने आप को एम्प्लॉयड रख सकें। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? छोटी इंडस्ट्रीज हैं, ग्राम उद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट स्किल है, वो लोगों को ज़्यादा दिया जाता है ताकि मतलब ऐसे उद्योग लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे कामों में जुड़ें और अपने लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और दूसरों के लिए भी करें। मोर नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज बाय लेस इन्वेस्टमेंट बाय डेवलपिंग न्यू मेथड्स एट द रूरल लेवल इन विच
more than one crop may be taken from the field in order to remove unemployment during the time when farmers are not engaged in agriculture to bring new land under cultivation। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार ऐसे कुछ योजनाएं बना रही है, ऐसे कुछ लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या फिर ऐसी जानकारियां प्रोवाइड करवा रही है जिसके मुताबिक जो लोग हैं, फार्मर्स जो हैं, जब उनके खेत के अंदर से जब फसल काट ली जाती है और कुछ समय तक खेत खाली रहता है, तो ऐसे समय में भी उनको कुछ ना कुछ बिजाई करने के लिए, बुआई करने के लिए उनको आइडिया दिया जाए, उनको कुछ नॉलेज दिया जाए, ताकि जिस समय पे खेत खाली होते हैं उस समय भी वो कुछ ना कुछ उगा सकें, कुछ ना कुछ फसल उगा सकें, और इससे लोगों को भी काम मिलेगा और किसानों को भी काम मिलेगा। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इसके अलावा सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेशन में लाया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को खेती के लिए यूज़ किया जा रहा है आजकल। फिर वाटर फैसिलिटी दी जा रही है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैनल और डैम्स के द्वारा। फिर इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा हर एक फील्ड के अंदर। इरिगेशन स्कीम्स को बढ़ाया जा रहा है, चेक डैम्स, पॉन्ड्स, कैनल्स, ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स किया जा रहा है ताकि दूर दराज इलाकों को भी आसानी से जोड़ा जा सके बड़े बड़े शहरों के साथ। इसके अलावा प्रोग्राम्स ऑफ अफॉरेस्टेशन, डेयरी इंडस्ट्री, कैटल डेयरिंग, फिशरी, पोल्ट्री एट्सेट्रा, यानी कि ऐसे ऐसे काम शुरू किए जा रहे हैं जिससे लोगों को अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट मिल सके। फॉर दिस प्लानिंग शुड बी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। अब इसके लिए प्लानिंग जो है उसका सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए, वो होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट देना लोगों को। इससे गांव में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी और वो लोग जो हैं उनकी इनकम बढ़ेगी, तो वो गांव को छोड़कर शहरों की तरफ नहीं जाएंगे और इससे शहरों पर आने वाला जो प्रेशर है, लोड है, वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा प्लांटेशन को इनकरेज किया जाता है एग्रीकल्चर एरिया में, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, मल्टी फार्मिंग, ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब चीज़ें जो हैं उनको ध्यान में रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके गाँव के अंदर। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की क्वालिटी सुधारना सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है विलेजेस के अंदर, ताकि लोग जो हैं पढ़ाई के लिए भी गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ ना जाएं। In order to sustain human development in rural areas, health, education, pure drinking water, nutritious food, electricity, roads, banking, insurance, internet, improvement in communication, internet, entertainment, water harvesting activities, constructing permanent public property, development of local industries and encouraging them, adopting employment oriented programs should be undertaken। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये जो अभी तक हमने नाम लिया है, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, एजुकेशन फैसिलिटीज़, रोड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, यानी कि जो भी फैसिलिटीज़ लोगों को चाहिए वो सब फैसिलिटीज़ लोगों को मिल सके, इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। क्वालिटेटिव लाइफ ऑफ रूरल पीपल एज वेल एज रिजल्ट ओरिएंटेड इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन द मेन ऑब्जेक्टिव। लोगों के जीवन की क्वालिटी के अंदर सुधार आना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को मतलब प्रायोरिटी दी जा रही है कि लोगों के जीवन की क्वालिटी में सुधार आए, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में। इन ऑर्डर टू डिक्रीज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ, स्किल शुड बी डेवलप्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइडेड एज पर द क्वालिफिकेशन। Such type of business-oriented or technical education policy should be adopted, which produce skilled artisans. Curriculum of schools and colleges should be such that it satisfies the requirements of local industries. अब जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, खासकर जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि हमारा लास्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए और यंगस्टर्स के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि कम से कम टेक्निकल एजुकेशन लोगों को दी जाए, यानी कि जो कॉलेजेस या स्कूल्स हैं वहाँ पर लोगों को स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द काम पा सकें। और जो एरिया वाइज, यानी कि जिस एरिया में जिस इंडस्ट्री की डिमांड ज़्यादा है, जिस फील्ड की डिमांड ज़्यादा है, वो एरिया, उस एरिया के अंदर उसी पर्टिकुलर तरह का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए ताकि लोग वहाँ से ट्रेनिंग लेकर तुरंत उनको बाहर निकलती नौकरियाँ मिल जाएँ। Now, such type of efforts should be made by providing education and training to the youth. Special skills may be developed in them. Special skills develop की जानी चाहिए उनके अंदर। फिर क्वालिटी प्रोडक्शन की इम्प्रूव हो सकती है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंक्रीज इन इनकम एंड इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार होगा। They should be given assurance that they keep on getting employment. उनको एश्योरेंस भी मिलना चाहिए कि उनको एम्प्लॉयमेंट हमेशा मिलता रहेगा।
इसके अलावा लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड एम्बिशियस प्रोग्राम्स लाइक मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया टू एनहांस नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एंथुसियाज्म एंड वर्क कैपेसिटी ऑफ यूथ along with industrial development. For this, educational and training programs have been started to develop skill. Technical colleges and universities have been set up nationwide. They should provide education facility as per vocational curriculum and modern technology. Efforts are being made to fulfill requirement of unemployment through the near curriculum in schools and कॉलेजेस, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। अब सरकार के द्वारा कुछ और प्रोग्राम्स शुरू किए गए, जैसे कि आपने सुना ही होगा रिसेंटली इसके बारे में, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया या मेक इन इंडिया। इसके मुताबिक भारत के अंदर मेक इन इंडिया के अंतर्गत ज़्यादातर चीज़ें जो है भारत के अंदर ही बनाई जाएंगी। जैसे कल परसों के न्यूज़ में आपने सुना होगा कि लगभग डिफेंस लाइन से रिलेटेड जो 101 चीज़ें थी जो कि हम पहले विदेशों से मंगवाते थे, इम्पोर्ट करते थे, अब उन चीज़ों को भारत में ही बनाने की तैयारी की जा रही है। इस तरीके से भारत में वो चीज़ें ज़्यादा बनेंगी, इंडस्ट्री सेटअप की जाएंगी, तो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा भारत के अंदर जो लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ स्कूल कॉलेज के अंदर भी लोगों को जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह दी जानी चाहिए ताकि लोगों को तुरंत काम मिल सके। जैसे अब की बात करें तो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IIT और IIM जो हैं वो इस्टेब्लिश की जा रही हैं इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, ताकि जल्द से जल्द लोग वहाँ पर पढ़कर अपना एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकें। आगे है गवर्नमेंट हैज ओपन न्यू एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू प्लान मैन पावर, लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज देयर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यानी कि अलग अलग फील्ड्स खोले जा रहे हैं, यानी कि जो फील्ड्स भारत के अंदर जिनकी पहले ज़्यादा डिमांड नहीं थी, ज़्यादा वर्किंग में नहीं थी, ऐसे प्लान्स जो हैं, ऐसी जो फील्ड्स हैं, इनको भी खोला जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो देश के अंदर रहकर ही काम कर सकें। जैसे कि फार्मास्यूटिकल, बिजनेस मैनेजमेंट, पैकिंग एंड प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, मार्केटिंग, केटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट। तो इस तरह के जो कुछ और एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ को खोला जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके। इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ की करिकुलम के अंदर इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। अकॉर्डिंगली करिकुलम ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टीचिंग हैज़ बीन चेंज सो दैट इट में फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब इन फ्यूचर। तो करिकुलम को बदला जा रहा है टीचिंग और ट्रेनिंग के, एजुकेशन के अंदर, ताकि लोगों के अंदर जो जॉब रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में उनको आसानी से मिल सके। At the end of acquiring education, short-term diploma or certificate courses have been started to fulfill the need of manpower, like course in spinning, weaving, tanning, plumbing, radio, TV, fridge, mobile, AC रिपेयरिंग। अब देखिए रिपेयरिंग के कोर्सेज को भी यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर शुरू किया गया है ताकि लोग उसको भी सीख कर आगे काम आसानी से पा पाएँ। इसके अलावा जेनेटिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस, रोबोट मेकिंग, ये कोर्सेज भी भारत के अंदर शुरू किए गए हैं। इसके अलावा इट इज ट्राई टू प्रोवाइड लोन एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द एंटरप्रेन्योर्स अंडर स्टार्टअप इंडिया। अब स्टार्टअप इंडिया एक प्लान शुरू किया गया सरकार के द्वारा, जिसके मुताबिक जो हमारे नए नए लोग जो कि एजुकेशन लेकर बाहर निकलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि कुछ ऐसा शुरू करना चाहते हैं जिससे देश को भी फ़ायदा होगा और उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो उनको कम सिक्योरिटी के साथ, कम इंटरेस्ट रेट के साथ उनको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि वो नया बिजनेस शुरू कर सकें। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके। अब ये भी देखा जा रहा है कि इन प्लेस ऑफ वाइट कॉलर जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी फोस्टर्ड विद गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक हेल्प। अब सरकार अगर मदद करे, सरकार की मदद के साथ साथ जो लोग हैं उनके अंदर वाइट कॉलर के जॉब के साथ साथ वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा दें, यानी कि खुद ही वो अपना बिजनेस शुरू करें। It is necessary that new business industry should be set up for industrial growth and generating a new employment opportunities। अब बिजनेस इंडस्ट्री चालू की जानी चाहिए और इसके साथ साथ इसका मेन मोटिव होना चाहिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ और दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल अलॉन्ग विद डेवलपमेंट ऑफ स्किल कोऑपरेशन टू इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ। इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया है ताकि नए लड़के यानी कि यंगस्टर्स जो हैं, जो कि अभी कॉलेज से, स्कूलों से पढ़ाई कर निकले हैं, अगर वो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको आसानी से इन्वेस्टमेंट की सुविधा दी जा सके। In order to promote opportunities of self-employment, government has started many plans for providing financial help at low rate of interest। देखिए जो हमने भी बात की कि छोटी इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट के साथ
उनको हेल्प की जाती है सरकार के द्वारा एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, की कम ब्याज दर पर उनको लोन वगैरह दिया जाता है। फिर स्मॉल मार्जिन वाले जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो रॉ मटेरियल और ऑफिस फर्नीचर इनिशियली अलॉन्ग विद हेल्प फॉर सेलिंग प्रोड्यूस गुड्स, इसमें भी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन फील्ड्स के साथ जुड़ सकें। Efforts have been started to provide technical and commercial knowledge, managerial skills help। अब इसके अलावा टेक्निकल स्किल, कमर्शियल नॉलेज और मैनेजर की कैसे मैनेज करना है, ये स्किल्स भी डेवलप करने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं। विद एफर्ट ऑफ बैंक्स, इकोनॉमिकल हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इकोनॉमिकल ईजी लोन फैसिलिटी, लोकल बिजनेसमैन एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन हैव बीन प्रोवाइडेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय सेटिंग अप हाउस होल्ड इंडस्ट्री। अब सरकार के, बैंकों के द्वारा, सरकार के द्वारा और जो भी फैसिलिटीज सरकार प्रोवाइड करवाती है उसके द्वारा हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, लोकल इंडस्ट्रीज सेटअप की जा रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा। महिलाएं भी इसमें आगे बढ़ी हैं और इस तरीके से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके द्वारा बढ़ी हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स वर्क एज अ चेन। इसके अलावा आप जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खोली गई हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होती है, मैंने पीछे आपको बताया था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो जगह होती है जहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये होती है, वहाँ पर जाकर अपना आप नाम लिखवा सकते हैं और आपका नाम लिखने के बाद वहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन और आपके इंटरेस्ट को पूछा जाता है, आपको फॉर्म दिया जाता है। उसके बाद अगर आपके स्किल से रिलेटेड, आपकी डिग्री से रिलेटेड कोई नौकरी आती है तो सेंटर के द्वारा आपको कॉल किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है और इवन आपको वो चिट्ठी के द्वारा भी उसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे उसके लिए नंबर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आप जानते हैं हेल्पलाइन नंबर है 180042511514। यहाँ पर भी लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है स्किल प्रोग्राम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट फेयर्स के बारे में। टिल 2015, अगर हम 2015 तक की बात करें कि 947 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स थे देश के अंदर और 2013 तक 468.23 लाख अनएम्प्लॉयड हैड रजिस्टर्ड ऑल ओवर द कंट्री, while in Gujarat 8.30 lakh unemployed had registered their name। 2015 तक भारत के अंदर 947 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस थी, जो कि नंबर अभी बढ़ गया होगा काफ़ी। और 2013 की बात करें तो 468.23 लाख पीपल जो थे, इन लोगों ने रजिस्टर किया था। गुजरात के अंदर 8.30 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड किए थे अपने नाम, ताकि वो नौकरी पा सकें। हमारा अगला टॉपिक है वर्ल्ड लेबर मार्केट। अब when change of labor is there among nations of the world, it is called world labor market। When laborers migrate from one country to another for employment, business, training or higher education, it is called movement of labor at international level। अब जो जैसे कि आपको नाम ही बता रहा है, वर्ल्ड लेबर मार्केट, दुनिया की जो लेबर मार्केट, लेबर आप जानते हैं कि काम करने वाले, अगर इंटरनेशनल लेवल पर लोग जो हैं वो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, भले वो काम करने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, ट्रेनिंग लेने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, इसको हम इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड लेबर मार्केट ही कहते हैं, मूवमेंट ऑफ लेबर एट इंटरनेशनल लेवल। वर्कआउट ऑफ ब्रेन पावर फॉर एजुकेशनल नॉलेज, हायर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट इन सर्च ऑफ मोर इनकम, मोर फैसिलिटी, बेटर जॉब इज ब्रेन ड्रेन और माइग्रेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। इसके अलावा लोग बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर टेक्निकल नॉलेज के लिए या फिर अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ की तलाश में या बेटर जॉब की तलाश में जब विदेशों में जाते हैं वो, तो इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। ये भी आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ ब्रेन ड्रेन। तो लोगों का जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, अपने बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर इनकम के लिए, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, बेटर नॉलेज के लिए, बेटर टेक्निकल स्किल्स के लिए, तो इसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, या फिर माइग्रेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। अब बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सोशल स्टेटस रिसेंटली कंट्री वाइज मोबिलिटी ऑफ लेबर बिकम पॉपुलर इन noteworthy manner as a result of migration to other countries or due to permanent settlement of intelligent and talented people who spend lot of money on them, facing a great flaw of personalities having talent and intelligence, technical knowledge and scientific attitude। A result of globalization and liberalization, a new situation has started arising in our economy। In the present time, demand for people having knowledge and skill in information technology, communication technology, biotechnology, computer, medical has increased। अब देखा जाए तो ऐसे लोग जो एक देश से दूसरे जगह जाकर परमानेंटली बस जाते हैं, अब ये लोग जो होते हैं ये इंटेलिजेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं और अपने देश के अंदर इनको पूरी अपॉर्चुनिटी प्रॉपर नहीं मिल पाती, इस कारण से ये दूसरे देशों में जाकर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के पक्ष में रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे देश का जो एक शिक्षित वर्ग है, टैलेंटेड लोग हैं जो कि देश में ही काम करके बहुत कुछ कर सकते थे, वो विदेशों में जाकर काम करते हैं और विदेशी लोगों के लिए वो एक अच्छी
अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं, विदेशों को इकोनॉमी में वो अपना योगदान देते हैं। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के कारण ये स्थिति जो है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कि ऐसा और ज़्यादा होता जा रहा है। In the present time, demand for people having knowledge and skill in information technology, communication technology, biotechnology, computer, medical has increased. Many countries are appointing such people who have special qualification and skill as trained expert laborers and experts. They adopt attractive tactics and practices with high perks. Industrial firms send their employees to foreign countries to obtain required qualification, knowledge and skills so that they may survive the competition. अब जो competition काफ़ी बढ़ गया है पूरी दुनिया के अंदर, ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो क्या करते हैं, वो लेबर एक्सपर्ट्स और ट्रेन लेबर एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर से काम ले सकें और लेबर को ट्रेन भी कर सकें। कुछ कंपनीज तो ऐसी टैक्टिक्स भी अपनाती हैं कि जैसे अगर कुछ स्पेशल ट्रेनिंग बाहर विदेशों में जाकर लेनी पड़े तो ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को विदेशों में ट्रेनिंग लेने भेजती हैं ताकि वो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर वापस आएँ और इनकी कंपनी को और ज़्यादा सपोर्ट कर सकें और कंपटीशन में बनाए रखने में मदद कर सकें। दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये जो है ये इंटरनेशनल माइग्रेशन का पार्ट है। लाइक कंट्री रिसीव्स फॉरेन एक्सचेंज एज अ पार्ट ऑफ इनकम ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल टू फॉरेन कंट्रीज फॉर जॉब्स। इससे कंट्रीज को फॉरेन एक्सचेंज यानी कि पैसा मिलता है, इनकम मिलती है। जब भारत के लोग विदेशों में जाकर रहेंगे तो उन लोगों को उन देशों को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, क्योंकि एक देश के लोग दूसरी जगह देशों में जाते हैं और वहाँ पर जॉब करते हैं। बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ फॉरेन मनी इन टू आर कंट्री इन दिस वे प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज सॉल्व टू सर्टेन एक्सटेंट। इस तरीके से जो भारत के लोग विदेशों में जाकर काम करते हैं और वहाँ से जो पैसा भारत में आता है वापस मनी एक्सचेंज के तौर पर, इससे भारत की जो फॉरेन एक्सचेंज की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज की समस्या सॉल्व होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्किल्ड लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो विदेशों में जाके काम करते हैं, तो इससे हमारे देश के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ जो भी क्रिएट होनी चाहिए उनकी वजह से वो नहीं हो पाती हैं और वो सब जो हैं वो विदेशों में उसका फ़ायदा उन लोगों को मिलता है। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।